जय सेवा। जय जोहार भी बोलते हैं, जय सेवा भी और जय बड़ा देव भी। बड़ा देव का हमारे कौन है? आज मैं जहाँ पर गई थी, भोरम देव जी महाराज शंकर भोले का ही स्वरूप है। और आज ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सुना था कि ये कबीरधाम जिले में बहुत पुराना 1100 वर्ष पुरानी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हमारा जो आदिवासी समाज, बेगा समाज वर्षों से वहाँ पर उनकी पूजा करते रहे हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध एक वहाँ पर भोरम देव जी का वहाँ मूर्ति है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज कहते हैं ना कि कौन सा व्रत है, वो दिन है आज का प्रदोष, बहुत पवित्र दिन माना जाता है। और आज इस पवित्र जिले में मेरा यहाँ पर आना, अपने आप को मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा समाज कबीरधाम में यहाँ आयोजन जो हो रहा है, इसके लिए मैं श्री कामू बेगा जी, भाई सुभाष पंते जी और उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इतवारी मछिया जी और समाज सेवी बेगा समाज कबीरधाम श्रीमती दसवीं बाई बेगा जी, मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं हमारे बेगा समाज के सभी भाई बहनें और आदिवासी समाज के भी। बेगा समाज ही आदिवासी समाज के अलग अलग जनजातियां होती है। जो दूसरी आदिवासी समाज है वो बेगा जनजाति से थोड़ा सा सक्षम है। जितने गरीब, अति पिछड़ी का मतलब होता है कि ये सबसे गरीब वर्ग में माना जाता है। तो वो सारे भाई बहनों को बहुत सेवा जोहार। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कलेक्टर साहब, समस्त अधिकारीगण, मीडिया के सभी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आमंत्रित अतिथियों। आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मैंने महसूस किया जब आप लोग मेरे पास राजभवन आए थे, तब आपने कहा था कि इस कबीरधाम जिले में सबसे ज्यादा बेगा जनजाति का निवासरत है। ये मंडला से भी लगा हुआ है, बालाघाट की बॉर्डर से भी लगा हुआ है और भी इस क्षेत्र से लगा हुआ होने के कारण, और चूंकि ये लोग ज्यादातर जंगल में निवासरत रहते हैं और इसलिए मूल धारा से ये लोग को, मुख्य धारा से ये जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन समय समय के साथ बहुत सारी केंद्र की सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इनके लिए बहुत सारी योजना तो चलाई जाती है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती है, ये मुझे मालूम है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि मैंने ये बात को महसूस किया है, देश के लाखों करोड़ों जनजाति भाई और बहनों की तकलीफों को मैंने जाना है, करीब से जाना है। जब मैं जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष थी तो मैंने महसूस किया था कि हम लोगों ने उस समय, यही छत्तीसगढ़ के भी अध्यक्ष नंद कुमार शाही जी भी थे, और हम लोग
करीब 4-5 और भी सदस्य और भी हमारे साथ थे। और उस समय हमने देखा कि किस तरह से जनजाति वर्ग जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब आज की तारीख में 12 करोड़ के लगभग जनजाति है और उसमें करीब 600 जनजातियां अलग अलग जनजाति पाई जाती है और 75 जो जाति है देश भर में वो अति पिछड़ी जनजाति के रूप में है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 5 अति पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें बेगा है, सहरिया है, भारिया है और भी 2-3 और जनजाति है इसमें जो पाई जाती है जो अति पिछड़ी। तो ये सारी चीजों को हमने देखा कि जब संविधान बना था 1950 में, तो इस बात का देखा गया कि जो आदिवासी जनजाति वर्ग है ये ज्यादातर जंगलों में निवास करते हैं, इनको कैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आयोग हिंदुस्तान की वो करोड़ों जनजाति वर्ग के लिए एक वैसे ही एक ऐसा न्यायालय का कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए ये आयोग का गठन किया गया, ताकि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण से कैसे बचाया जाए और उनको कैसे न्याय मिले। इस दृष्टि से ये आयोग का गठन किया गया था। बहुत लोग नहीं जानते, खैर कोई बात नहीं है। हमने लोगों को इसकी जागरूकता लाई और जब इस तरह का देश भर में मैंने भ्रमण किया तो पाया कि किस तरह से उनके साथ उनके अधिकार संविधान में तो दिए गए थे, कानून भी बहुत बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो सक्षम होते, आगे बढ़ते। लेकिन बहुत कुछ सरकारें ने कार्य तो किया है, लेकिन आज भी जितना विकास उनका होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले का मेरा अपना गृह जिला है, जहाँ पर भारिया और कोरकू, मवासी ये एक अति पिछड़ी जनजातियां रहती है। सहरिया मध्य प्रदेश में है, वहाँ 3 जनजाति। उनका हालात जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जैसे बेगा जनजाति है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की सहरिया, उनको पीने का पानी नहीं, खाना नहीं, बेचारे किस हालत में। मैं शिवपुरी और शिवपुर जिले का दौरा किया और कैसे उनकी जमीनों को दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये हालात मैं एक मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा और ये हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों में मैंने देखा कि उनकी जमीनों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाकर खदानें खोल दी जाती थी, उनको कंपनसेशन नहीं, विस्थापन नहीं। ये तमाम चीजों को देखकर लगता था कि इनका सीधापन, सहजता, सरलता, भोलापन और जानकारी के अभाव में इनके साथ ये अन्याय होते रहा। इस चीज को मैंने बहुत करीब से देखा और यही वजह है कि मैंने आज के जो नवयुवक और उन लोगों को इसके अधिकार के बारे में बताना। आप बोल रहे थे कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान में उस समय बनाया, यहाँ 13 जिले और छत्तीसगढ़ में 13 जिले और 19 आंशिक जिले, ऐसे मिला के 18-19 अनुसूचित क्षेत्र में माने गए थे। आपको मालूम है अनुसूचित क्षेत्र में 96 में पैसा कानून का प्रावधान किया गया था। और ये पैसा कानून क्या है? पैसा कानून के पीछे मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, वो जो पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही उस क्षेत्र का विकास होगा और उसके आधार पर ही प्रशासन, शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये कानून तो बना है, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी उसमें यह था कि पूरे क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया, उनकी जमीन स्थानांतर नहीं होगी, माइनिंग और जितना भी जो रॉयल्टी और जिसका भी है वो सारा अधिकार ग्राम सभा के आधार पर ही उसका संचालन होगा। और भी बहुत सारा इसका कानून है। उसके साथ साथ अति पिछड़ी जनजातियों को सीधी भर्ती का भी प्रावधान है सेंटर
सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो नौजवान हैं उनको मेरिट के आधार पर उनको दिया जाए। मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने शपथ लिया 29 जुलाई को, मेरे पास आबूजमाड़ और कहाँ के यूथ आए, पूरा अपना बस्तर साइड से भी, और बताने लगे कि हमारा तो ये सीधी भर्ती बंद कर दी गई। तब फिर मैंने इन सारी चीज़ों का संज्ञान में लिया और इसका सरकार को, शासन का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सीधी भर्ती का अभियान हर 2 साल में बढ़ाया जाता है, जहां पर जो हमारे अति पिछड़ी जनजाति के लोगों को बिना इंटरव्यू के मेरिट आधार पे उन व्यक्ति को सीधी भर्ती नौकरी दी जाएगी, उनके साथ कोई विज्ञापन कुछ नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने इसका पास कर दिया और आदेश भी हो गए। जहां जहां भी इस तरह की जरूरत होगी जिला स्तर पर। और दूसरी बात, इस बात के लिए फिर शासन मेरा ध्यान आया कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, ये दोनों संभाग में बहुल आदिवासी वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं। होता क्या है कि जब प्रदेश स्तर का तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की जब पोस्ट निकलती है, जब कंपटीशन होता है, तो इन लोगों के तुलना में शहर के लोगों को ज्यादा पद मिल जाते हैं, ये लोग वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं 2 संभागों को अलग करके एक चयन बोर्ड बना दिया जाएगा, और जिसमें वहीं के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पे वही संभाग स्तर पर इसका विज्ञापन जारी होगा, और वही उसी क्षेत्र संभाग के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता पे नौकरी। ये तमाम सारी चीजों का सरकार का द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, मैं अगर आज बात करूंगी तो बहुत लंबा, क्योंकि वैसे भी बहुत समय हो गया है और इसका हाल का एसी खराब है, तो शायद आप लोगों को बहुत गर्मी भी लग रही है, मैं जानती हूँ। मगर जो चीज आज मैं जिसके लिए सोच के आई थी कि आज कम से कम जो नौजवान है, युवक हैं, वो कम से कम अपने अधिकार के बारे में समझे। अब पेशा कानून के लिए मैंने ये कहा था कि पेशा कानून, मैंने बीच में 2-3 बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, राष्ट्रपति जी से भी मिली, और मैंने कहा कि इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान में उनको जो अधिकार दिए गए हैं, आज भी वो अधिकार के अनुसार वो योजनाएं या वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि अनेक राज्यों में पेशा कानून तो बना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसके नियम नहीं बना पाए, जिसके कारण कहीं पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज इस तरह का सरकार को भी नहीं पता, प्रशासन को भी नहीं पता है कि इसका कैसे मतलब हम कार्रवाई करें, क्रियान्वयन करें। तो इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री जी को भी समय समय पर मैंने पत्र लिखा और कहा कि आप इस पर जल्दी से नियम बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान में लिया और सभी प्रदेश के लोगों को ये निर्देश दिया। मीटिंग हुई विज्ञान भवन में और कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके तो उनको इस तरह का कानून बना है, उसका मतलब सही मायने में वो हकीकत में उसको उन लोगों को कैसे लाभ पहुंचे उसके लिए बनाए। और उस पे सारे फॉरेस्ट राइट के बारे में है, खनिज के बारे में है, अब बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, 5वीं अनुसूची में संविधान में विशेष अधिकार राज्यपाल को दिए हैं कि राज्यपाल अगर चाहे तो वहां पर अपने दृष्टि से वहां के लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई नीति बनाए, नियम बनाए और उनकी संरक्षण, उनकी रक्षा और किसी तरह से वो करने के लिए वो अधिकार गवर्नर को दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। और इसीलिए मैं समय समय पर इसको संज्ञान में लेती हूँ, प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ। जब मुझे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आए, मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी को कहा भी। और दूसरी बात है कि जितनी कार्रवाई, आपको नहीं मालूम है, भाई सुभाष ने बताया होगा, मैंने देखा कि 2 वर्षों से
और पता नहीं कब से 597 करोड़ रुपए जो आप तेंदुपत्ता लघु वन उपज का जो आप उसका ऊपर जीवन अपना यापन करते हैं तेंदुपत्ता का, आपको नहीं मालूम आपके 2 वर्षों से आपके बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, उनका बोनस नहीं मिला था, आपका ही पैसा था, बैंक में जमा था। मैंने अधिकारियों को बुलाया, कहा कि ये पैसा क्यों नहीं रिलीज किया। फिर उन्होंने मुझसे एक बोले कि खाते नहीं मिल रहे हैं, कई बहाने मुझे नहीं। मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर इनका सारा पैसा उनके खाते में जमा हो और उनकी छात्रवृत्ति, उन्होंने सारे पैसे का वापिस करवाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मेरे सामने जब आते रहे तो मैंने इस बात को, बहुत जगह ऐसी भी शिकायत मिली, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बनाई गई। मैंने कहा कि ठीक है, आप उससे उनका जो आरक्षण और बहुत सारी चीजें, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि इन सारे लोगों के अधिकार तो आपने गैर कानूनी तौर पर, बहुत सारी पंचायत को मेरे आने के बाद जिनने मांग किया था प्रस्ताव था, मैंने वापिस करवाया। ये शायद आपको नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें। और इसके लिए भी मैंने लिखा है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर इन लोगों के अधिकार अगर वापिस आना है तो वैसा कानून, वो पैसा कानून की तरह है जहां नगर पालिका बनाई जा सकती है, नगर पंचायत बनाई जा सकती है, जहां उनका डेवलपमेंट का पूरा विकास का पैसा वहां पर सही मायने में उनके लिए खर्च होगा, उनके आधार पर खर्च होगा। आज पंचायत लागू 1961 का कानून आप अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया और 1996 का कानून को वहां से खत्म कर दिया। बताइए, ये पैसा कानून केवल आदिवासियों के लिए ही लाया गया था, देश भर के आदिवासियों के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। मैंने देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है और मैं जिस तरीके से सोचती हूँ देश के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों का हक में। और आपको ये भी बता दूं, मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात और भी कही थी कि जितनी माइनिंग, जितनी इंडस्ट्री अगर खुली है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अधिकांश हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनों पर ये खोली गई है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए इससे उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमारा आदिवासी भाई वही स्थिति गरीब की गरीब, और उसको वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक से कंपनसेशन नहीं मिलता। मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ और मैं बोलती भी हूँ, मुझे किसी बात का नहीं, उनका हक की बात करती हूँ। और मैंने कहा कि इसको रोकिए, और उस बात को लेकर मैंने राउरकेला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री 1954 और 60 में बनी थी, 20,000 एकड़ जमीन उनकी ले ली गई थी। उसके बाद कुछ लोग तो जंगल चले गए, कुछ वहां रह रहे थे। 5,000 एकड़ में केवल 7,000 एकड़ में इंडस्ट्री डाली, बाकी जमीनों का उनका कोई अधिकार नहीं था 1 इंच का। मेरे पास आए हम, जब मैं आयोग में थी, मैंने सुनवाई किया, वो लड़ाई लड़ते रहे उनके दादा परदादा। मैंने कहा ये तो बहुत अन्याय है, मैं होने नहीं दूंगी। और उनकी सुनवाई करके कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, संस्कृति में प्रकृति का प्रभाव, ये सारी चीजें हैं, प्रकृतिवादी होते हैं। और जिसमें से मैं बेगा आदिवासी समाज की बात करूंगी तो परंपरा संस्कृति में विशेष योगदान है। यह समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपने विशेष परंपरागत जड़ी बूटी औषधि के ज्ञान का उपयोग कर जनजाति समाज को लाभान्वित कर रहा है। बेगा जनजाति के इस विशेष ज्ञान को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि इसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया जा सके। मैंने इस बात को बोल दिया है और मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि एक तो कलेक्टर साहब से मैं कहूंगी कि इनके लिए ये जो एक भवन की मांग कर रहे हैं कलेक्ट्रेट उसमें, और शायद आपने बताया कि एक 10 लाख रुपए किसी विधायक ने भी दिया है एक सामुदायिक भवन के लिए। मैं समझती हूँ कि अगर आपके परिसर में कोई जगह होगी तो एक ऐसा सामुदायिक भवन अगर आप कर दें, तो आपने कहा कि शायद मैं इसके लिए बनाने का, कहाँ पर, इधर आता, बताइए।
हाँ फिर माइक में बोला मैं तो सब सुनी भाई। ये जो होगा प्राधिकरण का एक ऑफिस की व्यवस्था, ठीक है, मैं इस बारे में लिखूंगी, कलेक्टर साहब से भी बात करके, ठीक है ना। और भी आपकी मुख्य सारी बात मांग को तो मैंने बता ही दिया है, इसमें और कोई विशेष है इसमें? हाँ, तो अभी वो काम चालू है। ये क्या मामला आपकी जानकारी में है? हाँ। एक बात और कहना था, मैं देख रही हूँ कुछ जगह हमारी जो आस्था है, मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो देवी देवता और जो भी कुछ है प्राकृतिक, हमारा जो धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म अपनी अपनी मान्यता है। आप किसी को पूछते हैं प्रकृति के रूप से, हमारे देवी देवता के रूप में उसमें माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, देखिए, हर का अपना अपना धर्म है। सिख धर्म अपने धर्म को मानते हैं, जैन धर्म अपने जैन धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म अपने बुद्ध धर्म को मानते हैं। ऐसे पूरे देश में आदिवासियों का धर्म एक गोंडी धर्म के रूप में माना जाता है। मगर कोई धर्म किसी को नहीं कहता है, एक अपमान नहीं करता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, अपने धर्म को मत मानो। और आज कुछ जगह में देखती हूँ कि वो धर्म के नाम पर आदिवासी ही लड़ रहे हैं कि भैया तुम गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे तो देवता कौन है? भोले शंकर है ना, बूढ़ा देव, जिसकी आप जब जहाँ पर हम भोरम देव, ये कौन है? ये भोरम देव जी ही भोले शंकर है। कोई बोलता है कि गणेश जी मत बिठा लो, मैं ये चर्चा सुनते रहती हूँ। मैं यहाँ के हमारे जनजाति भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह की बातों में बहकावे में ना आए। हम सभी धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करें। हमें जिसको मानना है, जिसको हमें मानना है, हम उसको माने, मगर किसी से नफरत ना करें। आपस में मिलकर रहे, सद्भावना से रहे, प्रेम भावना से रहे, तभी आपका विकास संभव है। वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी अध्यक्षों को सबके साथ लगातार मीटिंग करते हुए मैं आज आपको ये बता देती हूँ, आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि पहली बार 3 से 4 हजार लोगों का मेरे द्वारा, मेरे हाथ से उनको मैंने पट्टा दिलवाया, तो कभी नहीं। ऐसी झारखंड, उड़ीसा, कई जगह की ऐसी प्रॉब्लम थी कि हमारे आयोग ने मिलकर इस तरह का मैं उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रही थी। हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ क्या होता है, ये आयोग की अपनी व्यथा है। लेकिन मैंने मोदी जी से भी कहा था, प्रधानमंत्री जी से, कि जो इंडस्ट्री और जिसके बदले में ट्राइबलों की जमीन अधिग्रहण की जाती है, अगर उनके साथ उनको उनकी रॉयल्टी का, उसका लाभ का कुछ अंश उनको दिला दिया जाए और जीवन भर के लिए उन्हें शेयर होल्डर बना दिया जाए, वो मालिक रहे और परिवार का पूरा जीवन यापन उसके साथ गुजारा बस होगा, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जनजाति समाज कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी भावना
रहती है जमीन से, जुड़ी रहती है आत्मीयता, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, इसलिए ये विरोध होता है। लेकिन हमें उनके भी जीवन को सुधारना है। तो बहुत सारे ऐसे विषय था जो मैंने देश भर में ट्राइबलों के विकास के लिए किया है। और जहाँ तक बेगा जनजाति वर्ग है, वास्तव में ये इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक लोग भी इनके हुनर को, इनकी दवाइयाँ और जड़ी बूटियों को मानते हैं। और इस बात को भी मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने भी उठाया कि इन लोगों को उनके अनुभव का लाभ लें और देखें। आज कोरोना के कार्यकाल में जो लोग जड़ी बूटी औषधियों में जितना काम किया वो एलोपैथी से नहीं हुआ, वो आयुर्वेदिक से ही हुआ है। और जो भी बुखार, आज उनकी मान्यता खत्म हो रही है, उनकी संस्कृति को बचाए रखना है। और इसीलिए इनके लिए कोई उचित ठोस कदम, ये मेरे अपने को मुझे मालूम है, आपका ये जो हुनर है, जो अनुभव है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो गए हैं। आप अगर देखा जाए तो जितनी चीज़ें तो आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हालांकि ये तमाम जो है यहाँ पर आपने अपनी बहुत सारी मांगें यहाँ पर रखी है। मैंने कलेक्टर साहब से बात किया है, मैं तो खैर मुझे बोलने को तो बहुत है। कलेक्टर साहब से भी कहा है कि एक दिन कम से कम, ये लोग बहुत दूर दराज रहते हैं और बेचारे लोग इतनी बार बार नहीं आ सकते, इतना साधन, इतना आर्थिक रूप से नहीं हो सकते। कम से कम 15 दिन में, एक दिन में इनके लिए स्पेशल आप एक जनसुनवाई रख लें। और जो भी कुछ है, इनको योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है। और जो कुछ अधिकार उनके लिए सरकार तो बनाई है, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार का पैसा आता है और ये जो है आप ही लोगों के प्रस्ताव के आधार पर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मैं कहूँगी, हम इस मामले में प्रशासन को भी, क्योंकि ये 2 साल हमारे बहुत ही संकट से गुजरे हैं। इस कोरोना काल में पूरा देश और दुनिया उस समय बिल्कुल रुक गई थी, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल वो हो गई थी, चरमरा गई थी और कोई काम कुछ नहीं, सब अभी अभी हम कुछ समय के बाद से ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको मालूम है, केंद्र सरकार के लिए स्पेशल अनुसूचित जाति के लिए, क्षेत्रों के लिए और अति पिछड़ी जनजाति के लिए जो इस प्रदेश के लिए पैसा अलग से आता है, उसका बजट इस बार, और उसकी सारी जानकारी या पूरी रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैंने देखा है। मैं इसलिए भी इस बार को प्रशासन और शासन को मैं थोड़ा सा मैंने कंसीडर किया है। मतलब ये पैसा कई विभागों ने 50%, 40%, 70% ही खर्च किया, बाकी पैसा वापिस। ये मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि जिन लोग अपने पूरे बजट का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का है, आप उसको पूरी जानकारी से मुझे अवगत कराएं। ये तमाम सारी चीज़ों की समीक्षा, जानकारी, मतलब मैं ये देखती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। और फिर मैं इस बात का भी है कि ऐसी बात नहीं है, सरकार भी इस मामले में संज्ञान में लेती है। और उसके लिए आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो पढ़े लिखे भाई कामू बेगा जी जैसे, सुभाष जी जैसे और भी कई ऐसे युवा हैं, ये अब इनको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि ये पैसा कानून का नियम का कब लेकर, क्योंकि इसका अनुमोदन मेरे से ही होगा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि इसी सत्र, आने वाले सत्र में हम छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे। तो कुल मिला के आखिर ये सारे लोगों को एक दूसरे का प्रशासन, शासन और गवर्नर, राज्यपाल, ये तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहिए कि गवर्नर आज़ादी के बाद बहुत सारे होते आए हैं, लेकिन जो अधिकार उनको विशेष तौर पर जनजाति वर्ग के विशेष क्षेत्र के लिए मिला है, अगर वो शायद किए होते तो आज उस स्थिति में हमारा आदिवासी समाज कहाँ से कहाँ आगे पहुँचता है। मगर इसका खैर कोई बात नहीं है। 20 साल के लगभग छत्तीसगढ़ राज्य का
बंटवारे के बाद हुआ है और बहुत सारी चीज़ें में अब धीरे धीरे हमारा समाज, आदिवासी समाज में जागरूकता आई है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप अपने अधिकारों के बारे में समझे, जाने। योजनाएं बहुत है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। अब उस योजना के बारे में भी जानकारी लेना ये आपका अपना अधिकार हो जाता है। अगर आप जागरूक नहीं अगर होंगे तो फिर ये योजना का भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो प्राधिकरण बना हुआ है, ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। ये प्राधिकरण का काम ये है कि अपने आवेगा समाज के लिए आप कौन कौन सी योजनाएं चाहते हैं, कौन कौन सी आप गांव में क्या लाना चाहते हैं, ये इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर इसके मेंबर होते हैं सर्वसम्मति से। मेरा अनुमान है सर्वसम्मति से आप अब 2 साल में तो हो नहीं पाया, लेकिन अभी जितनी तुमने मूलभूत और जहाँ तक मात्रात्मक त्रुटि को लेकर भी बात की थी, मेरा अनुमान ये जो मात्रात्मक त्रुटि को लेकर जो जाति प्रमाण पत्र की बात की है, उसमें एक चीज बहुत जरूरी आती है। मैं कलेक्टर साहब से भी ये कहना चाहती हूँ कि 50 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अब लोगों के पास जमीन नहीं है, वो प्रमाण कहाँ से लें? लेकिन इसके लिए भी है कि अगर ग्राम पंचायत और ये जो हमारा पंच अगर ये सर्टिफाई करके देते कि हाँ ये इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो उसको मानते हुए, और क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी, वहाँ पर भी यही हाल हो रहा था, तो हमने कहा कि वो जाकर स्पॉट पे और लोगों से पूछकर भी, पटवारी हैं और भी है, इनका द्वारा गांव में पूछकर अगर वो बोलते कि हाँ इनका पेशा, इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा और उसमें अगर है और देगा तो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मगर बात यह है कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र को 50 साल का रिकॉर्ड कहाँ से लाए? तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आधार नोटिफिकेशन यूपी सरकार ने निकाला है। आप पूछताछ के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उसकी परंपरा, संस्कृति और उसके आधार पर अगर ये एक उनसे आप लिखित में ले लेते हैं तो उसके आधार पर आप जारी करने में क्या जाता है, ताकि बेचारे लोग सारे कुछ है उनकी परंपरा, संस्कृति, आज वो उसके अभाव में कितने लोगों को ये लाभ से वंचित है। तो आप इस आधार पर कुछ निर्णय लेकर और ये विचार करके, क्योंकि ये जाति, और फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा मात्रात्मक त्रुटि को लेकर करीब 55 लाख के लगभग आज भी 22 जनजाति के लोग वंचित हैं। अब उन्होंने कहा कि हिंदी में मात्रात्मक त्रुटि है तो अंग्रेजी में शब्द सही है, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अंग्रेजी में ही उनके प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे कि उनका ये लाभ उनको मिला जाएगा। तो ये चीज़ें भी सरकार के द्वारा, मैंने भी इस बात को केंद्र सरकार को अवगत कराया है। तो आप भी इस चीज़ में शिथिलता लाकर और इस मामले में आप अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कम्युनिटी राइट के जो बहुत सारे पट्टे हैं, वो मुझे लगता है कि मैं एक जानकारी भी दे दूँ। मुझे इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है कि हिंदुस्तान के जो ट्राइबल प्रदेश हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं समझती हूँ कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकार पत्र देने में सबसे नंबर 1 पे है, सबसे बड़ी संख्या में। और कम्युनिटी राइट के भी जो है, जो हमारे पट्टे बहुत सारे लोगों को दिए गए, लेकिन पट्टे तो दिए हैं, उसका डिमार्केशन हुआ कि नहीं। आज भी लोग, बहुत सारे लोग, तो आप इस बात को देखेंगे, बताइए कि पट्टे कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। अगर मिला है तो उसको उसका अधिकार पत्र दे दिया गया कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि वो नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। और सीधी भर्ती के बारे में भी
और मैं समझती हूँ कि आप इनको वो तमाम सारी चीज़ें देखेंगे। और वैसे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने 2011 के आंकड़ों के अनुसार बेगा जनजाति की जनसंख्या लगभग 90,000 बताई है, परंतु इस जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आज भी अनपढ़ है, अशिक्षित है। आंकड़ों के अनुसार बेगांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन मात्र 25% महिलाएं ही साक्षर हो पाई है, शिक्षित हो पाई, जो इस जनजाति के पिछड़े होने के कारण में से एक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अशिक्षा के कारण भी यह समाज अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पा रहा। बेगांव को शिक्षित कर जागरूकता के माध्यम से ही इनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। वैसे मैंने बात कही है कि आदिवासी समाज हमेशा ही प्रकृति से जुड़ा रहा, उनकी परंपराएं, धार्मिक आयोजन, लोग, तो फिर आप का कभी जिस स्थिति में आप रह रहे हैं उसी में लड़ते रह जाओगे, आपका विकास नहीं होगा। कई जगह मैंने सुना कि वो गणेश जी मत बैठा लो, दुर्गा जी को मत बिठा लो, राम को मत मानो, रावण को मानो, रावण मत जलाओ। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर इस देश में रहने वाले पूरे लोग जो हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, मुस्लिम हो, चाहे जैन, सारे लोग जो हैं एक हमारी हिंदुस्तान की हिंदू एक संस्कृति है, परंपरा है, एक सद्भावना है, भाईचारा है, ये हिंदुत्व है, ना कि कोई जाति या धर्म। वो नहीं है, धर्म सबके अलग है, मगर हमारे भोले भाले लोगों को इस तरह से मिसगाइड करके आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा यहाँ पर एक सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप इस चक्कर में ना रहें। आपको जो मानना है, जिसको मानना है आप मानिए, मगर किसी से नफरत मत करिए, क्योंकि जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं? अगर हम एक दूसरे से बैर करेंगे तो कैसे रह पाएंगे? आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप ये तमाम चीज़ों से आप दूर रहना है और अपने विकास के बारे में सोचना है। आज नौजवान आज चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षा को आप बात करिए, शिक्षा की बात करिए, आप अच्छी बिजली की बात करिए, सड़क की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। इन चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे, कुछ लोग उलझा कर रह जाएंगे, तो आपका विकास सभी के लिए रुक जाएगा। और इसीलिए आप जागरूक होइए अपने बच्चे के, अपने भविष्य के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहती कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदिवासी समाज से भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर आज कहाँ से कहाँ बन गए हैं, जज बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में। वो तभी बने ना, तब वो शिक्षित थे, इन सारी चीज़ों में नहीं पड़े। जिसको जिसकी मान्यता है उससे क्या नफरत करना, आपस में क्यों लड़ना? तो ये बात को मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप दूर रहकर एक भाईचारे की भावना बनाकर, सद्भाव बनाकर, और देखिए ना, हम भी हैं, हमें भी बुलाने जाते कोई गुरु, जब गुरु गोविंद दास जी की जयंती होती तो हम भी उनका मत्था टेकने जाते हैं। हर लोग एक दूसरे के उसमें जाते हैं। ये तो नफरत नहीं करते कि नहीं तुम हमारे यहाँ मत आना, तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। वर्षों से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भाईचारे से लोग रह रहे हैं, लेकिन आज की कुछ चीज़ें ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि आप बोलो कि हम हिंदू नहीं है। अरे भाई, हिंदू नहीं है तो आप देखिए कि भोले शंकर तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आस्था के प्रतीक है। और जब रावण की बात करते हैं तो रावण कौन है? बहुत बड़ा ब्राह्मण था। अब बताइए, ये सारी चीज़ों को एक तरफ ये बोलते, एक तरफ में एक आपको उदाहरण बताइए। आपकी अपनी आस्था, परंपरा, अपनी संस्कृति, हम प्रकृति से पूजा करते हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर जंगल अगर बचा है तो वो हमारे देश के आदिवासियों के कारण बचा है। पर्यावरण बचा है तो वो आदिवासियों के कारण बचा हुआ है। और शायद कोई व्यक्ति इतना पर्यावरण और प्राकृतिक पुजारी नहीं है जो हमारा आदिवासी समाज है। ये गर्व होना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो संस्कृति
संस्कृति है तो वो आदिवासी समाज की संस्कृति है। आज ये संस्कृति केवल देश नहीं दुनिया में हमारी संस्कृति को नकल करते हैं। आपने देखा है कि जब हम गुदना गुदाते हैं तो आज उसका क्या रूप ले लिया विदेशों में, उसको बोलते हैं टेटू। हाँ, हमारा गुदना होता है उनका टेटू। अब ये भी एक मेडिसिन का काम करता है। बाजूबंद पहनते हैं, यहाँ पर कमर में जो है, आज देखिए शहरों में आज इसी को खरीद कर लोग पहनते हैं, विदेशों में पहनते हैं। आज हमारे जो गाने हैं, गीत हैं, नृत्य हैं, आज फिल्मों में भी वो गीत गाते हैं। हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है। आज देश और दुनिया में अगर कोई जिंदा है